वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमने मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि मेथड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, नॉन डिस्काउंटिंग और डिस्काउंटिंग मेथड। नॉन डिस्काउंटिंग को ट्रेडिशनल मेथड्स भी बोलते हैं। आज हम हमारी ट्रेडिशनल मेथड्स को तो कंप्लीट करेंगे ही, और अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बनी तो हम डिस्काउंटिंग मेथड्स को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जिसे हम ARR भी बोल सकते हैं। तो देखिए, कोई भी इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, ये एक बंदा है, ठीक है, तो ये अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, यानी कहीं पे भी लगा रहा है। जैसे इसने फॉर एग्ज़ाम्पल अपना पैसा एक मशीन पे लगा दिया, एक मशीन खरीद ली अपने बिजनेस के लिए, ठीक है भाई। अब वो देखेगा कि एनुअली यानी साल भर में, एक साल में मतलब कि वो कितना रिटर्न देती है, जितने उसने मशीन पे पैसे लगाए उससे उसको रिटर्न में कितना मिल रहा है, अर्निंग उसकी कितनी हो रही है, पैसा उसको कितना मिल रहा है उस पर, है ना। यानी वो काम की तो है ना, मशीन चलेगी ना वो 4-5 साल। तो दैट मीन्स वो जब हम एनुअली एवरेज रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होती है, ठीक है। जब हम एनुअली, जो कि एक इन्वेस्टमेंट की लाइफ कहलाती है कि भाई कितने साल वो चलेगी, है ना, तो एनुअली जब हम एवरेज रिटर्न, एवरेज अर्निंग हमें कितनी हो रही है हमारी इन्वेस्टमेंट पर, वो चीज़ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होती है। तो इसकी 2-3 मतलब मीनिंग्स वही हैं कि अर्निंग फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट ओवर एनुअली, एनुअली जो है इन्वेस्टमेंट पे हमें कितनी अर्निंग होगी, दैट इज़ ARR। एंड सेकेंड वन इज़ कि एवरेज एनुअल अमाउंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्टेड कितनी अमाउंट हम कर रहे हैं कि भाई इतना हमें मिलेगा, वो ARR होगी। अब ARR अगर किसी प्रोजेक्ट की इंक्रीजिंग है यानी ज़्यादा है, पॉजिटिव है, हम ऐसा कह सकते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर वो डिक्रीजिंग है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये पॉइंट आपको अभी समझ नहीं आएगा, अब हम एग्जाम्पल करेंगे तब समझ आएगा, ठीक है। ओके जी, ARR का फॉर्मूला ज़रूर ध्यान होना चाहिए आपको। ARR का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, यानी जो रिटर्न हमें मिलेगी, जो अर्निंग्स हमारी होंगी, और ये अर्निंग किस पे होंगी, इन्वेस्टमेंट पे। जैसे आपने लगाया मशीन में पैसा, ठीक है, उस मशीन पे आपने पैसा लगाया तो उस पर आपको कितना रिटर्न मिला, कितनी आपको अर्निंग्स हुई, दैट इज़ ARR। और अगर हमने उसको परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये कोई ओके, ये कोई बंदा है जिसके पास ना दो ऑप्शंस है कि या तो वो मान लो उसके पास, वही मैंने मशीनरी वाला एग्जांपल ले लिया, ये मान लेते हैं उसके पास दो मशीन है, ठीक है, तो या तो वो A मशीन में इन्वेस्ट कर सकता है या फिर वो B मशीन में इन्वेस्ट कर सकता है। तो A मशीन में अगर इन्वेस्ट करेगा तो मान लो यहाँ पे भी वो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, और B मशीन में भी 2 लाख वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है भाई। अब जो A मशीन है उसकी प्रोजेक्ट लाइफ मतलब कि वो भी 10 साल चलने वाली है, B भी 10 साल चलने वाली है। अब भाई वो कहाँ इन्वेस्ट करे, कौन सी मशीन खरीदे, वो ये या फिर ये। अच्छा, अब तीसरा ऑप्शन और देखते हैं। लेकिन जो A मशीन है उससे उसको लग रहा है कि भाई इस मशीन से मुझे 3 लाख रुपए मेरा जो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, और B मशीन से वो सोच रहा है कि मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा, 3,60,000 होगा। तो देखो दोनों इन्वेस्टमेंट सेम है कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो दोनों की इन्वेस्टमेंट सेम है, दोनों इतने की आएगी, ठीक है, और दोनों की लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स वो चलेगी मशीन। एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इन दोनों के फीचर्स बताए हैं ना जिससे हम खरीदने गए हैं, तो फीचर्स के हिसाब से हमें लगा कि इससे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें इतना मिलेगा, इससे इतना मिलेगा। तो इन सब का हम क्या निकाल लेंगे, ARR निकाल लेंगे। तो देखो ARR कैसे निकलता है, नीचे लिखते हैं हम क्या, एक सेकेंड, पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, है ना। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो जितना हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसको उसकी प्रोजेक्ट लाइफ से डिवाइड कर दो। 3 लाख को 10 से डिवाइड करा, 30,000 एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट A का निकल गया भाई, B का निकाला, सेकंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को प्रोजेक्ट लाइफ से डिवाइड कर दिया, 3,60,000 को 10 से डिवाइड कर दिया, 36,000, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100। तो इन्वेस्ट कितने का करा था, 2 लाख का, प्रॉफिट कितना आया, एक पे 30,000 एक पे 36,000। तो फर्स्ट का ARR निकला 15%, सेकेंड मशीनरी का ARR निकला 18%। तो किसका ज़्यादा है, इसका, तो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे।
अब समझ आया, जिसका ARR ज़्यादा होगा उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसका ARR कम होगा उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ओके देन, अभी अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि नीचे हम लिख देंगे कि जितने ईयर्स वो चलने वाली है, एंड ऊपर हमने क्या लिखा था, ऊपर हमने लिखा था एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा, दोनों को डिवाइड कर देते थे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाता था। लेकिन जो एवरेज प्रॉफिट है ना, उसका एक फॉर्मूला और भी है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। मान लो वो पेपर में आ जाए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो देखो क्या है, इनकम बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स। टैक्स और डेप्रिशिएशन लगाने से पहले जो हमारी इनकम है, मतलब ना तो हमारी इनकम पे टैक्स लगा है, ना ही हमारी इनकम पे डेप्रिशिएशन लगा है, तो वो हमारी इनकम है। तो उसमें से सबसे पहले हम डेप्रिशिएशन को घटा देंगे। घटा दिया, ठीक है, घटा दिया, क्या बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स हमारे पास बचा। माइनस करने के बाद क्या बचा, EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। ऐसी अर्निंग जिस पे अभी तक टैक्स नहीं लगा है, डेप्रिशिएशन तो लग लिया, तो चलो उस पर टैक्स भी लगा देते हैं, टैक्स कर दिया माइनस। अब आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो ये जो अर्निंग होगी वो भी हमारी एवरेज प्रॉफिट कहलाएगी। ठीक है, यानी दोनों तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन ये 1 ईयर की निकलेगी, फिर हमें जैसे 10 ईयर्स वगैरह की होगी तो फिर डिवाइड करके निकालनी पड़ेगी। ठीक है भी, ओके। अच्छा, मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है। सो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये इसी फॉर्मूले पे बेस है। जैसे मान लेते हैं जो भी है हमारी इनकम इतनी थी 12,000, जो कि बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स वाली है। ठीक है, इस पे मान लो मेरे को 2,000 रुपये डेप्रिशिएशन पे करना पड़ रहा है हर साल, तो मैंने 2,000 रुपये डेप्रिशिएशन पे करा, 12 में से 2 गया, 10 बचा। फिर मेरे को टैक्स पे करना पड़ा 4,000 का, तो टैक्स माइनस कर दिया, 6,000 बचा। तो नेक्स्ट ईयर जब हमने इसका निकाला तो नेक्स्ट ईयर सिर्फ ये 12,000 पे नहीं निकलेगा, 12,000 प्लस जो अब आफ्टर टैक्स वाली वैल्यू आई है ना 6,000, वो जुड़ के, यानी 12,000 में 6,000 ऐड कर देंगे तो 18,000 आ जाएगा। इस पे निकलेगी फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर 18,000 में से डेप्रिशिएशन माइनस करा, फिर अर्निंग बिफोर टैक्स आया, फिर टैक्स माइनस करा, फिर वैल्यू आई, फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे और तीसरी वैल्यू निकालेंगे और देन सम अप कर लेंगे। तो लास्ट में ये वैल्यू आ गई 24,000। ठीक है, तीनों सेम तरीके से निकालने के बाद अब ये जो 3 अर्निंग आफ्टर टैक्स आई है 3 साल की वैल्यू, ये फर्स्ट ईयर की है, सेकेंड ईयर की है, थर्ड ईयर की, तो तीनों का टोटल करा, 3 से डिवाइड करा, ये वही चीज़ आ गई आपकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, भाई कितने लाइफ टाइम वो चलने वाली है, मान लो वो 3 साल चलने वाली है तो डिवाइड बाय 3, इनका टोटल डिवाइड बाय 3, तो इतना आ गया ये एवरेज प्रॉफिट। हमने वहाँ पीछे 10 ईयर्स करा था तो उस हिसाब से आपको 10 निकालने पड़ते, बट एज अ समझाने के लिए मैंने आपको 3 साल का करके बताया कि भाई कैसे करना है। ठीक है, ओके। देन इस प्रॉफिट के बेस पे हम एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। मान लो अपना प्रॉफिट 3 साल के लिए इतना आया 14,000, इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी हमने, मान लो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी, देन ये ठीक है हो गया। देन इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, आपने ये तो निकालना सीख लिया, पता भी चल गया कि कैसे निकालते हैं, बट ये तो नहीं आता, तो फिर ये भी सीखते हैं। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एवरेज इन्वेस्टमेंट होती है कॉस्ट प्लस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। जितनी आपकी कॉस्ट है और जितनी आपकी साल्वेज वैल्यू है दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। कॉस्ट यानी किसी भी चीज़ को लगाने में, जैसे कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो वो चीज़ होती है ना कॉस्ट, तो लेकिन इन्वेस्टमेंट में जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो होती है कॉस्ट। तो साल्वेज वैल्यू क्या भला है, साल्वेज वैल्यू के भी बहुत सारे निकनेम है। देखो, साल्वेज वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू भी बोल देते हैं, रेजिडुअल वैल्यू भी बोल देते हैं, ब्रेकअप वैल्यू भी बोल देते हैं, यानी इतने सारे नाम, लेकिन मीनिंग एक ही। तो साल्वेज वैल्यू होता क्या है, साल्वेज वैल्यू होती है टोटल एस्टिमेट रीसेल वैल्यू ऑफ एनी एसेट एट द एंड ऑफ इट यूजफुल लाइफ ऑफ कंपनी। एक कंपनी के लिए कोई भी एसेट है, कुछ भी लगा लो, मशीनरी है, बिल्डिंग है, तो जितने में वो दोबारा रीसेल हो सकती है उसकी रीसेल एस्टिमेटेड जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं साल्वेज वैल्यू। जैसे कि जितने की आपने खरीदी, 1 लाख की आपने खरीदी कोई चीज़, तो उतने में ही थोड़ी ना बिकेगी, बाद में उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो लास्ट में जिस वैल्यू पे वो रीसेल होगी वो वैल्यू आपकी साल्वेज वैल्यू यानी रेजिडुअल वैल्यू कहलाती है। सो अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ये जस्ट आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो देखो ARR जो मेथड था उसके मेरिट्स क्या है, कैलकुलेट करना इजी होता है, समझना इजी होता है, और एक प्रोजेक्ट की होल लाइफ को इसमें हम कंसीडर करेंगे।
और इसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है ये। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने पीछे एग्जांपल पढ़ा था, हमारे पास 2 ऑप्शन थे, ए और बी, तो बी ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, 18% आ रहा था, तो हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये इसकी मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स यानी नुकसान, हानियाँ जो है, डिसएडवांटेजेस, वो क्या क्या है। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया जाता है, बुक वैल्यू पे बेस्ड होती है, और कैश फ्लोज पे बेस्ड नहीं होती, प्रॉफिट पे बेस्ड होती है, रिस्क फैक्टर को इग्नोर किया जाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, है ना, मेरी पिछले वीडियोज़ में, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पे बैक पीरियड।